अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में इस वक्त जो एक सियासी मंजरनामा डेवलप हो रहा है, मैं चाहूँगा हम उस पर बात करें। सियासी राब्तों में तेज़ी और फिर उनका जमूद का शिकार हो जाना, ये तो हम काफ़ी तवील अरसे से देख रहे हैं। पहले PDM बनी तो बज़ाहिर एक तासुर ये मिला कि इस हुकूमत को बहुत टफ टाइम मिलेगा, एक बड़ा अलाइंस अपोजिशन का बन रहा है। फिर हम देखा कि आपस में ही इख्तलाफात अपोजिशन में शुरू हुए कि क्या तरीक़ाकार अपनाया जाए इस हुकूमत को घर भेजने का। इन हाउस तब्दीली, चाहे उस तब्दीली का आगाज़ पंजाब से किया जाए, विफाक से किया जाए, लॉन्ग मार्च किया जाए, इस्तीफ़े दे दिए जाएँ पार्लियामान से, क्या हाल है? कोई मुत्तफ़िक ना हो सका। पीपल्स पार्टी अलहदा हो गई, ANP अलहदा हो गई, पीपल्स पार्टी ने अपनी सोलो फ्लाइट ली। मौलाना फजल रहमान साहब, JUIFA और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के साथ रहे, वो अब तक साथ चल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सोलो फ्लाइट पे है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फरवरी की तारीख दी कि वो लॉन्ग मार्च करेंगे, जब PDM उनसे पहले अपनी तारीख दे चुकी थी मार्च के महीने की। उन्होंने 23 मार्च की तारीख का ऐलान किया था। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना लॉन्ग मार्च 27 फरवरी को होना और उनकी ये सोलो फ्लाइट होना बहुत सारी चीज़ें वाज़े करता है। उसके बाद हमने देखा कि फिर चूँकि बहुत तवील मुद्दत के बाद की तारीख थी तो बहुत सारी चीज़ें आगे चल नहीं पाईं, लेकिन फिर जरदारी साहब, बिलावल साहब बड़े हद तक एक्टिव हुए और फिर एक मुलाकात, हालिया मुलाकात जो शहबाज शरीफ साहब के साथ है, उस मुलाकात के बाद से मुख्तलिफ दावे सामने आए। मुस्लिम लीग नून के कैंप से बहुत सारे लोग खुश दिखाई दिए। कहीं पर यह दावा भी दिखाई दिया कि 15 से ज़्यादा अरकान असम्बली हमारे साथ हैं। फिर जरदारी साहब ने यहीं बस नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसके फ़ौरन बाद चौधरी बरादरान के साथ अपना रब्ता किया और इस पर यकीनन एक हमने देखा कि एक सूरत हाल बनी। मौलाना फजल रहमान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आए हमें। फिर नवाज़ शरीफ साहब से भी रब्ता किया गया, मौलाना फजल रहमान साहब से भी रब्ता किया गया और अब बड़ी हद तक चीज़ें हमें कह लीजिए कि कंट्रोल में अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नज़र आ रही हैं। लेकिन इन हाउस चेंज के लिए शहबाज शरीफ साहब ने वाज़े तौर पर कहा कि वो एक कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश किस हद तक कामयाब होगी, किस हद तक नहीं होगी, क्योंकि पहले भी ये कोशिशें की जाती रही हैं तरीक़े अदम एतमाद लाने के लिए। अब क्या तक अगर तमाम तर जमातें मुत्तफ़िक हो जाती हैं फिर भी तरीक़े अदम एतमाद को कामयाब बना पाएंगे या नहीं। और फिर सवाल ये कि टाइमिंग बड़ी अहम है, ऐसे में जब अब वक्त बहुत ज़्यादा नहीं रह गया आम इंतखाबात में और इस हुकूमत को अपनी गवर्नेंस और परफॉर्मेंस पर भी बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, तो महज ये सिर्फ प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स हैं या ये वार्म अप एक एक्सरसाइज है फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस, या वाकई कोई ऐसी तब्दीली हो भी सकती है। फिर बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि क्या पीपल्स पार्टी अपने तय लाइव होने के लिए कोशिशें कर रही है या उन्हें कहीं ना कहीं मुख्तदर हलकों से भी कोई ग्रीन सिग्नल या सपोर्ट मिली है। तो मैं चाहूँगा इन तमाम तर चीज़ों पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। हुकूमती मौक़िफ़ एक में रख दूँ जो वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब फरमा रहे हैं। वो कह रहे हैं 2023 के इंतखाबात से पहले ज़्यादातर लोग पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ जाएंगे। अपोजिशन का ख्याल है कि बहुत सारे लोग 2023 में PTI के टिकट पर इंतखाबात नहीं लड़ना चाहेंगे। तो मैं चाहूँगा इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करें। इसके साथ साथ हाल ही में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अपना चीन का दौरा मुकम्मल करके आए हैं। उसे बड़ा एक कामयाब दौरा करार हुकूमती अरकान दे रहे हैं। उसकी आउटकम क्या थी जब शौकत तरीन साहब ने वाज़े किया कि हम चीन से ये दरख्वास्त करेंगे कि वो यहाँ पर इंडस्ट्री लेकर आए, रोज़गार के मौके पैदा हों। सोशल मीडिया पर भी बड़ी तनकीद होती रही, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चलती रही। दौरा मुकम्मल हो गया, आउटकम क्या है और क्या तवक्कुआत की जा सकती हैं चीन से, मैं चाहूँगा इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। उनके साथ साथ अब्दुल्ला गुल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। और अमीर अब्बास साहब हमें कुछ ही देर में प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, जो कि सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट है। ब्रिगेड साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे कर लेता हूँ। दोबारा से ये कोई पहला मौका नहीं है, हमने देखा माजी में भी एक मोमेंटम बनता है, ख़बरें बनती हैं, मुलाकातें होती हैं, सियासी राब्ते तेज़ होते हैं और फिर कहीं ना कहीं सरदबोरी का शिकार हो जाते हैं। अब ये जो एक पूरी की पूरी एक्सरसाइज है, दोबारा से ओवर द वीकेंड ये ख़बरें बनती रही हैं, ये किस हद तक आप समझते हैं कि किसी सिमत में जा सकती हैं ये चीज़ें, कोई टफ़ टाइम मिल सकता है, या आप कह लीजिए कि हल्की फुल्की वार्म अप एक्सरसाइज है जो आम इंतखाबात के लिए सारी सियासी जमातों ने शुरू कर दिया? आपकी क्या राय होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं कल बहुत खुश हुआ एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड जिस तरह मोहतरम आसिफ जरदारी साहब वो आए विदाउट एनी सपोर्ट और जनाब ही लुक्ड इन वेरी गुड हेल्थ। हमारे ज़हन में तो उनका हमेशा वही तस्वीर आती है जब वो एहतसाब अदालत में आते हैं किसी हेयरिंग के लिए, तो उस वक़्त उनकी चाल बिल्कुल डिफरेंट होती है और ही लुक्स टू बी इन अ बैड शेप, लेकिन आई एम ग्लैड कि ही वाज लुकिंग वेरी गुड यस्टरडे। अब देखते हैं अगर कल को कोई हेयरिंग उनकी आ जाती है तो क्या फिर वही पुरानी चाल पे आ जाएंगे, लेकिन बहरहाल ये तो एक मेरा साइड रिमार्क था।
मेन देखिए बात यह है कि अंग्रेजी का एक है वो मुहावरा, ऑल ह्यू एंड क्राई सिग्निफाइंग नथिंग। ये मेरा ख्याल है कोई शेक्सपियर का ड्रामा था शायद, उसकी ये कोई कोटेशन है किसी एक्टर की, मुझे आज भी याद है। मैं ये समझता हूँ कि इतने डाइवर्स इंटरेस्ट हैं पीपल्स पार्टी के, PMLN के, इतने डाइवर्स इंटरेस्ट हैं कि एक कॉमन एजेंडा पे, यूनिफाइड एजेंडा पे पहुंचना, कॉमन ऑब्जेक्टिव पे बिल्कुल एग्री करना, आई डोंट थिंक इट इज़ गोइंग टू बी दैट इजी। पीपल्स पार्टी इज़ वेरी वेल एस्टेब्लिश्ड इन सिंध। वो क्यों चाहेंगे? अगर मैं भी उनकी जगह हूँ तो मैं कभी नहीं चाहूँगा कि ये गवर्नमेंट जाए और अर्ली इलेक्शन हों, क्योंकि देखें अगले 1.5 साल में ज़ाहिर बात है NFC अवार्ड जो चल रहा है रेगुलरली, कितने सैकड़ों अरब रुपए पैसे वहाँ पे आने हैं सिंध में। डेवलपमेंट पैकेजेस जो हैं, डेवलपमेंट जो फंड्स होते हैं वो उनके MPs को मिलने हैं, वो क्यों छोड़ेंगे वो तमाम? आप मुझे बताएं, व्हाई वुड दे लीव ऑल दैट, जबकि उनको मालूम है कि 16-17 महीने बाद तो वैसे ही जनरल इलेक्शन आ रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है ठीक है, लेकिन ब्रिगेड साहब ये तो एक सियासत में एक चीज़ रही है ना कि कोई एक जगह तक महदूद नहीं रहता, हर कोई ज़्यादा से ज़्यादा चाहता है। इस तरह तो खान साहब KP तक महदूद थे जी, तो वो अब यकीनन वो इससे ज़्यादा चाहेंगे, वो सिंध से बढ़कर और सूबे वफाक चाहें। देखिए वो सिंध से निकल के वो चाहेंगे क्योंकि ऐसे हालात पैदा हो जाए अगले इलेक्शन में कि वो दे शुड कम बैक इवन इफ इट इज द कोलिशन गवर्नमेंट बैक इन इस्लामाबाद, क्योंकि जब वो पावर में आएंगे इस्लामाबाद में तो आपको पता है या PDM के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, PMLN के साथ मिलके आते हैं, तो क्या होगा? ये सारे व्हेनेवर दैट हैपन, ये तमाम जो केसेस उनको चल रहे हैं, जिनको ये ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं उस वक्त तक कि जब ये पावर में दोबारा आ जाए, देयर ऑल बी मल्टीप्लाइड बाय 0। तो ये 5 साल की सारी जो मेहनत है, ये GIT के और ये तमाम NAB की, FIA की, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, लिक्विडेट हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि वो आर या पार, वो मरीम नवाज का मुझे वो भी जुमला याद है। लेकिन यस, और 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, अगर ये आज एग्री कर जाते हैं कि जी हम एक नो कॉन्फिडेंस लाएंगे मोशन स्टार्टिंग फ्रॉम द स्पीकर नेशनल असेंबली अपने आप को टेस्ट करने के लिए, भाई याद रखें इनके 15-20 लोग हैं जो हर मरतबा इनके खिलाफ वोट देते हैं। अब ये कोशिश कर रहे हैं कि चौधरी बरादरान को मिले और बैप वालों को मिले या बाप वालों को मिले, उसके बाद MQ वालों को। हाँ, उनको अगर ये दोनों इत्तेहादियों को तोड़ने में कामयाब हो जाते, यस then something can mature, something can come out। लेकिन फिर भी वो 15-20 उनके लोग हैं, वो याद रखें, वो फिर भी इनको दगा देंगे एट द एंड। इनको मालूम है वो कौन लोग हैं। दैट इज मजे की बात है, उनका नाम भी ये पब्लिक नहीं करते हैं, या तो हमें बताएं ना, हम भी ऑल्सो वांट टू नो कि वो 15-17 लोग हैं कौन, लेकिन नहीं बताएंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, बिल्कुल ये आगे इलेक्शन की पीपल्स पार्टी चाहेगी कि बिलावल को टेस्ट किया जाए, बिलावल की रिहर्सल हो, हाउ टू लीड अ प्रोटेस्ट मार्च, हाउ टू डू सीरियस प्रोटेस्ट, हाउ टू टेक पीपल आउट ऑफ देयर होम, लोगों को बाहर लेके आना, उनको सबक बाग दिखाना और पंजाब के थ्रू जाना और पंजाब में लोगों को बाहर निकालना। तो ये उनकी कोशिश होगी कि हमारी कोई रिहर्सल टाइप की कोई चीज़ हो जाए ताकि हम लोगों को मोबिलाइज करें। और PMLN उनका अपना एजेंडा एक और है, वो भी जाहिर बात चाहते हैं कि किसी तरह हालात ऐसे क्रिएट हों, इमरान खान जाए, हमारे केसेस ख़त्म हो, नवाज शरीफ वापस आए, फिर हम जाएं सुप्रीम कोर्ट में वगैरह वगैरह। तो क्या होता है ये तो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, लेकिन प्रोटेस्ट मेरा ख्याल है ये करेंगे और वो इस्लामाबाद तक जाएंगे, शायद धरना भी देंगे। धरने के ऊपर भी इख्तलाफ है इनका। जो अगर ये कामयाब भी हो जाते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो, उसके बाद जो सेटअप होगा, who will be the prime minister, मुझे आप ये बताएं शहबाज शरीफ साहब is a confirmed money launderer, how can a money launderer be the prime minister of Pakistan? मुझे ये बताएं, उससे बेहतर है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान अगर सूरत हाल आए उससे पहले ही अगर उनको पता लग जाए कि अभी उनके लोग कुछ उनका साथ नहीं देंगे, डिसॉल्व कर ले पार्लियामेंट को। वी डोंट वांट टू मनी लॉन्डर। साहब आपका पॉइंट आ गया, मैं बिल्कुल सही, आप पॉइंट वेल टेकन ब्रिगेड साहब। गुफ्तगू सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। मैं ज़रा आगे बढ़ना चाहूँगा, अब्दुल्ला गुल साहब की जानिब बढ़ूँगा। अब सवाल बड़ा वैलिड है अब्दुल्ला गुल साहब के, एक मनी लॉन्ड्रर कैसे वज़ीर आज़म मुल्क का बन सकता है। ये सवाल पीछे चले जाएँ तो ये भी तब भी वैलिड था कि एक त्यारा हाईजैकर कैसे मुल्क का वज़ीर आज़म बन सकता है, पर हो गया। सरे पैलेस वाले लोग कैसे इक़्तिदार में आ सकते हैं, वो भी मनी लॉन्ड्रर थे, यही इल्ज़ाम था, आ गए। तो होने को तो बहुत कुछ हो सकता है। आपकी क्या राय है, कैसे देखते हैं आप इसे? और दूसरी एक और चीज़ जो मैं जानना चाहूँगा कि एक पंजाब में वापस आने की पीपल्स पार्टी की बड़ी वजह यह है कि नून लीग का वोट बैंक पे तो पीटीआई ने डंट भी नहीं डाला था, तो पीपल्स पार्टी की प्रेजेंस यहाँ नहीं रही थी, ज़्यादातर लोग पीपल्स पार्टी के टूट के गए थे, वही डंट था। तो अब कहीं लोग जब नाला हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नेंस से, गवर्नमेंट से, तो उस वोट बैंक को कहीं रीगेन करने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अरसलान साहब आपका। देखें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। पहली बात यह है कि ब्रिगेड साहब ने जिस तरह से अपने आखिरी जुमले में जो बात कही वही सबसे इंटरेस्टिंग है, और वो ये है कि वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि इमरान खान साहब जो है असेंबलियाँ डिज़ोल्व कर दें, और इसी पे काम हो रहा है। क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि अगर इसी तरह से रहा सिलसिला तो एक साल के अंदर कोई सोने की कानें जो हैं वो तो दरियाफ़्त नहीं होने लगी। इसलिए जो सूरत हाल है गवर्नेंस की, और जो पंजाब के अंदर गवर्नेंस का मॉडल है, और जो इस टाइम पे केपी में गवर्नेंस है, वो आपके सामने है, वो कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मसला ये है कि जो ये सिस्टम तो ऐसे ही चलेगा, और अगर ये ऐसे ही चलेगा तो फिर जनरल इलेक्शंस के अंदर परफॉर्मेंस कहाँ होगी। आप केपी के इलेक्शंस को कहाँ खड़ा करते हैं, जो बल्दियाती इंतखाबात हुए उनको आप कहाँ खड़ा करेंगे, इसलिए ये बहुत अहमियत का हामिल है। अब मसला ये है कि दो तीन चीज़ें हो रही हैं। एक ये कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो कोई अपोजिशन तब्दील आ जाए और फिर वो 2 साल के अरसे तक यही चले, ये सारी वो बातें हैं जो मुमकिन इसलिए नहीं है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी कोई इजाज़त नहीं है। जहाँ तक आपने कहा, बड़ा खूब कहा कि पाकिस्तान में होने को क्या कुछ नहीं हो सकता, और उसकी मिसालें भी आपने दी। भाई यहाँ तो जिन लोगों ने आइन तोड़ दिया उनको भी किसी ने कुछ हाथ नहीं लगाया, तो बाकी को तो छोड़ दें, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता। अब मसला जो है वो एक और है, वो ये है कि अपोजिशन जो है वो एक तरफ ये सोच रही है कि 5 साल पूरे करने दिए जाएं ताकि जो इनकी परफॉर्मेंस है खुल के सामने आ जाए। दूसरा इसके अंदर वो ये है कि अपोजिशन के अंदर ही लोग कहते हैं कि एक तरफ इस बुरी हालत में पहुंच जाएंगे कि हम अगले साल जब अगर लेट से कि जनरल इलेक्शन में उनको विन होती है या नहीं होती, तो उस सूरत में फिर गवर्नेंस करने के काबिल नहीं रहेगा मुल्क। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। अब तीसरी तरफ है इंटरनेशनल सिचुएशन। आपने अभी हालिया चीन के दौरे को देख लिया, और जिस अंदाज में उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है उसके बिल्कुल बरक्स इंटरनेशनल मीडिया और ख़ुद चाइना का मीडिया जो है वो बात कर रहा है। मुझे मज़ीद इसके ऊपर कुछ नहीं कहना, बिकॉज हम सब जानते हैं, देख रहे हैं, पहचान रहे हैं। अब जो इसके अंदर उस पर मैं राय लूँगा बिल्कुल तफसील से आपसे। जी, जो आपने पीपल्स पार्टी का जिस तरह से अरसलान साहब फरमाया, देखें, पीपल्स पार्टी ये हकीकत है कि मुस्लिम लीग एक वक्त में बहुत बुरी तरीके से उनका इमेज टार्निश हुआ, और ये वो तब था जब 2018 के इलेक्शन के नतीजे में इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन के आए, और बहुत सारे लोग, जिन लोगों को बेशक उनकी एफिलिएशन दूसरी पार्टियों से थी, लेकिन उनकी उम्मीदें थीं कि इमरान खान साहब जो है वो एक वाकई कोई तब्दीली ले आएंगे, लेकिन वो तब्दीली तो बहुत ही सुनामी निकली जिसने अपने ही मुल्क को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। और उसके नतीजे में वो तमाम लोग जिनकी एफिलिएशंस जो थी वो इमरान खान साहब के साथ थी, वो वहाँ से हट गई, और मुस्लिम लीग को दोबारा ज़िंदा करने में मेरे ख्याल में पीटीआई का बहुत बड़ा किरदार है, उनकी गवर्नेंस का किरदार है, उनके फ़ैसलों का किरदार है, और उनके हर कहीं भी बात पे यू टर्न लेने का किरदार है। इसलिए पीपल्स पार्टी, अब्दुल्ला साहब, ये तो बात नून लीग की है ना, ये तो बड़ी ऑब्वियस है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अब क्या वो पीपल्स पार्टी को भी दोबारा जिंदा करेंगे पंजाब में, या कर रहे हैं?
पीपल्स पार्टी के लिए ज़िंदा होने के लिए बहुत मुश्किलात हैं, क्योंकि पहली बात यह है कि जो भुट्टो साहब का विज़न था उसको लेके मौजूदा पीपल्स पार्टी नहीं चल रही, और ये जरदारी साहब का विज़न है जो बिलावल साहब की भी उसमें बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं जो आपस में इख्तलाफ राय के नतीजे में पार्टी वर्कर्स को और पार्टी की जो रैलीज़ हैं वो कहीं भी रिफ्लेक्ट नहीं करती आपकी विनिंग पोजीशन से। क्योंकि जमात इस्लामी को अगर आप देखें तो रैलीज़ बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन जो उनकी विनिंग सिचुएशन है सीट्स के हवाले से वो बहुत कम होती है, जबकि उसके मुकाबले में दूसरी ऐसी जमातें मौजूद हैं जिन्होंने वोट अब्दुल्ला गुल साहब, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट वेल टेकन सर। मैं अमीर अब्बास साहब की जाने पढ़ूंगा, उनको वेलकम कहूँगा। अमीर अब्बास साहब बात कर रहे हैं इस वक्त जो एक्टिवनेस है, जो एक्टिव होना है मुख्तलिफ सियासी जमातों का, PDM से हों, पीपल्स पार्टी हो, एक्टिव होते हैं, हाइबरनेशन में चले जाते हैं। अब दोबारा एक्टिव हुए हैं तो हमने कहा दोबारा बात कर लेते हैं कि अब कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और फिर बहुत सारी जो हम तज्जिए कर रहे होते हैं वो कि ये मुमकिन नहीं है, वो मुमकिन नहीं है, आइन इसकी इजाज़त नहीं देता, एक सज़ा याफ्ता शख्स है। लेकिन ये कंट्री ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है, यहाँ पे माजी में भी सब कुछ होता रहा है, वो सब कुछ भी जिसकी इजाज़त नहीं थी, और क्या अब भी उसका कोई इम्कान है कि इस तरह की कोई चीज़ हो सकती है? कोई ये राब्ते, ताल्लुक़, मुलाकातें, एहतजाज कोई कुछ कर सकता है? देखिए, जहाँ तक अरसलान नवाज शरीफ साहब की वापसी और फिर नवाज शरीफ का वज़ीर आज़म बनने का ताल्लुक है, ये तो बहुत मुश्किल है। इसके लिए तो अगर कोई करने की कोशिश करता है, जुर्रत करता है, ऐसी कोई मनसूबाबंदी करता है, तो उसको फिर एक बहुत बड़ी मुज़ाहमत का सामना करना पड़ेगा। ऑपोजिशन यानी इमरान खान होंगे ऑपोजिशन, वो मुज़ाहमत करेंगे। इसके अलावा इमरान खान की जो आज इत्तेहादी जमातें हैं वो मुज़ाहमत करेंगी, मीडिया मुज़ाहमत करेगा, सिविल सोसाइटी भी मुज़ाहमत करेगी। सबको नजर आएगा कि नवाज शरीफ को अगर वज़ीर आज़म बनाने की कोशिश की जाती है तो जब उनकी रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो चुकी हुई है, किस तरह से उनका केस दोबारा खुलता है और उनको इक़्तिदार के सिंहासन पे बिठाया जाता है, तो ये एक मेलाफाइडी केस होगा। 100 नहीं, ये 110%। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इतना आसान है। ये कोयलों की दलाली होगी। जो भी करने की कोशिश करेगा वो अपना मुंह इसमें काला करवाएगा और उसको शायद कामयाबी हासिल ना हो सके। देखिए, वो दौर गुजर गया जब नवाज शरीफ पहले यहाँ से सजा याफ्ता होकर गए थे और फिर इफ्तिखार चौधरी ने उनका केस दोबारा खोल के और उनको वापस सियासत में एंट्री दे दी थी। आज सोसाइटी बहुत वाइब्रेंट है निस्बतन माजी के। अच्छा, जहां तक अब ताल्लुक है ऑपोजिशन का इमरान खान साहब के खिलाफ, तो देखें, इमरान खान साहब की जो कारकर्दगी है वो तो इतनी अफसोसनाक, शर्मनाक कहें या जो भी आप लुगत से लफ्ज इस्तेमाल करें, कारकर्दगी को अनसेटिस्फैक्टरी शो करने के लिए आप कर सकते हैं। ऑपोजिशन जो है उसके पास अगर आईनी ऑप्शंस देखें तो उसमें तहरीक अतम-ए-एतमाद है, जिसका आना कदरे मुश्किल है क्योंकि इमरान खान साहब और उनके इत्तेहादियों की इस वक्त कौमी असम्बली में अक्सरियत है। अब या तो उनका कोई इत्तेहादी जिसमें MQM है, PMLQ है, अगर वो अलहदा हो जाएं और वो इमरान खान के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट कर दें, तो फिर तो मुमकिन है कि इमरान खान वज़ीर आज़म ना रहे। लेकिन अदरवाइज कोई और कानूनी ऑप्शन नहीं है। या तो आप इमरान खान पर इतना दबाव डाल दें कि वो खुद ही स्टेप डाउन कर दें। मेरा ख्याल है वो बहुत जिद्दी है और वो स्पोर्ट्समैन रहे हैं, उनमें स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, वो नहीं छोड़ेंगे किसी भी सूरत में। और इक़्तिदार छोड़ने का मतलब ये होगा कि वो अपनी नाकामियों और अपनी गलतियों को तस्लीम करेंगे, लिहाजा वो आखिरी दम तक लड़ेंगे जहां तक नजर आ रहा है, और वो 2023 तक अपने आप को बतौर वज़ीर आज़म रखना चाहेंगे। तो फिर ऑपोजिशन के पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन इनके पास ये है कि ये इलेक्शन की तैयारी करें, ये सारी तवानाइयां अपनी इलेक्शन से पहले हुकूमत गिराने पर जाया मत करें। ये बार बार लोगों को मोबिलाइज करेंगे, लोग थक जाएंगे। जब 2023 का इलेक्शन की बारी आएगी तो लोग सवाल तो यह है कि अब तक मोबिलाइज किया ही कहाँ है? इन दो बड़ी जमातों ने तब तक मोबिलाइज किया ही नहीं है सर।
नहीं, पीडीएम की सूरत, जो पीडीएम के जलसे थे उन जलसों की सूरत में तो इन्होंने मोबिलाइज किया ना। इन्होंने कोई दर्जन से ज्यादा जलसे किए पूरे मुल्क के अंदर जाके। कराची में 2 दफा जलसे हो चुके हैं, क्वेटा में हुआ, लाहौर में हुआ, गुजरांवाला में हुआ, इसी तरह से और मुल्क के शहरों में जलसे कर चुके हैं ये। तो अब अगर आप हर 10वें 8वें दिन जलसों की कॉल दे दें, लॉन्ग मार्च की कॉल दे दें, तो लोग इतने फारिग तो नहीं है ना। लोग जितने भी इमरान खान से मुतरफिर होंगे, वो आप उनको अगर बार बार आजमाएंगे वो बाहर नहीं निकलेंगे। लिहाजा ये इंतहाई मेरा ख्याल है हिमाकत पर मबनी पॉलिसी है जो भी ये ऑपोजिशन में बना रहा है, कि वो इलेक्शन से बहुत पहले, 1.5 साल पहले वो अगर कोई तहरीक शुरू करते हैं तो वो तहरीक किसी भी सूरत में इलेक्शन तक अपना स्टेमिना बरकरार नहीं रख पाएगी, वो तहरीक डिसॉल्व हो जाएगी। और जब ये इलेक्शन में फिर बाहर निकलेंगे तो लोगों को निकालना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा। और इमरान खान कॉन्फिडेंस गेन करेंगे इस तरह से, वो अपने वोटर से कहेंगे कि ये बारहा मुझे निकालने की कोशिश करते रहे लेकिन ये मुझे निकाल नहीं पाए। तो उनका वोटर जो है वो और जिद्दी हो जाएगा, इंटैक्ट रहेगा इमरान खान के साथ, और ऑपोजिशन अपने वोटर को मायूस करेगी। तो बेहतर तो ये है कि ये एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन करें, ये इमरान खान के फेलियर्स, उनकी बैड गवर्नेंस, उसको हाईलाइट करें, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, छोटे छोटे जलसे कर सकते हैं एक हद तक, ये सड़कों पर एहतजाज कर सकते हैं एक हद तक। लेकिन अगर ये बहुत बड़ी को मास मूवमेंट शुरू करने की बात करते हैं तो वो कामयाब नहीं हो सकेगी। देखिए आप क्या करेंगे, आप इस्लामाबाद आके बैठ गए, अब या तो आप तसादुम करें और खुदा न खास्ता उसमें सैकड़ों लाशें गिराने की कोशिश करें, वो एक और सिनेरियो है। नहीं मेरे पास अब यू हैव समड इट, आपने काफ़ी हद तक पूरे मामले पर रोशनी डाल दी। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने पड़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मैं चाहूँगा ज़रा, मैं एक जो दूसरा मामला है, दौरा चीन कंक्लूड हुआ है, तो आप तीनों ही मेहमानों से उस पर भी ज़रा राय ले लूँ और प्रिसाइज़ राय ले पाऊँगा क्योंकि वक्त शायद बहुत ज़्यादा नहीं है। मैं ब्रिगेड साहब से स्टार्ट करता हूँ। ब्रिगेड साहब, क्या देखते हैं आप, कैसा ये दौरा और क्या इसकी आउटकम? मैं सिर्फ एक पहले सेगमेंट का जुमला बोल दूँ कि इमरान खान ने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी आज से चंद दिन पहले, कि ये जो एक टेंटेड लीडरशिप है पीडीएम की, टॉप मोस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये बाहर निकलेंगे तो ये अपने वेल्थ और अपने एसेट्स को बचाने के लिए, जायदादों को बचाने के लिए निकलेंगे, और लोग इस बात को समझते हैं, लिहाजा लोग उनके साथ नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा कि जब मैं बाहर निकलूंगा तो उनको लोगों को पता मैं कोई अपनी दौलत को, अपनी जायदाद बचाने के लिए बाहर नहीं निकल रहा, मैं तो निकल रहा हूँ आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। मानते हैं ये अपना महंगाई है, ये है, लेकिन एक चीज याद रखें, मैं ये नॉर्मल गवर्नेंस नहीं है, ये कोविड गवर्नेंस है। के दौरे पर कोविड गवर्नेंस को यूनाइटेड नेशन, आईएमएफ ने कहा है पाकिस्तान रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड। अब मैं आपके एक्चुअल सवाल पे आता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये चाइना के जो दौरा हुआ है, मुझे भी याद है कि आज तक इतना कॉम्प्रिहेंसिव और ऐसा तो आया नहीं कभी कि जॉइंट कम्युनिके जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनकी मुलाकात के बाद आया है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि उन्होंने कहा कि हमारे ऑल राउंड डीप डिफेंस कोऑपरेशन वो और बढ़ती रहेगी। एंड देन देर कमिंग इन अ बिग वे फॉर CPEC Phase 2, देर कमिंग इन अ बिग वे फॉर अपना हमारी इंडस्ट्री। सो ब्रिगेड साहब, यू विल कॉल इट अ सक्सेसफुल विजिट? आपकी नज़र में कामयाब दौरा था? और बिल्कुल, इसमें आप देखें ना, कभी आज तक हमने सुना है कि चीन मैं सर आगे बढ़ना चाहूँ और वहीं पे फैसला सर वक्त में दूध आगे बढ़ना चाहूँगा ब्रिगेड साहब। मैं ज़रा अब्दुल्ला गुल साहब और अमीर अब्बास साहब की भी राय लेंगे। ठीक है सर, पॉइंट टेकन। यू हैव कॉल्ड इट अ सक्सेसफुल विजिट, तो मैं आपकी राय का एहतराम करते हुए अब्दुल्ला गुल साहब, आप कैसे देखते हैं? मुझे प्रिसाइजली ज़रा बता दें, और आपकी नज़र में भी ये कामयाब दौरा था? देखिए, मेरी नज़र में यह है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था उनका जो वेलकम वहाँ किया गया। आप पूरी पाकिस्तान की तारीख़ उठा लें, चाइनीज़ लीडरशिप यहाँ आई या पाकिस्तानी लीडरशिप वहाँ गई, और उसको मवाजना कर लें मौजूदा वेलकम से, तो आपको पता चल जाएगा। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट बड़ा वाज़े बार बार ये कह रही है, और इसी से पता चल रहा है कि ये सक्सेसफुल दौरा था। अगर कोई चीज़ सक्सेसफुल होती है तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो नज़र आ जाती है। और ख़ास तौर पे जब गवर्नमेंट ये कहती है कि जितने भी उसके मामलात हुए हैं वो उनकी डिटेल्स जो हैं हम बताएंगे।
अगर बहुत सक्सेस हुई होती तो यकीनन उसकी डिटेल्स आ जाती हैं। और जैसे मैंने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया क्या बोल रहा है, चाइनीज़ मीडिया क्या बोल रहा है, हाँ इसमें एक ज़रूर अहम बात यह है कि रशिया के अंदर जो विजिट है ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि मॉस्को के जो है हमने रीच आउट किया है थ्रू बीजिंग, और बीजिंग ने अपना किरदार अदा किया है। बाकी ये है कि विंटर ओलंपिक्स के हवाले से दुनिया के बहुत सारे ममालिक को तहफ़्फ़ुज़ात थे। पाकिस्तान का वहाँ जाना जो है वो एक खुशाइन था, और साथ ही साथ जो है पाकिस्तान ने जिस तरह से बताया है कि ताइवान के ऊपर, साउथ चाइना सी के ऊपर, इसी तरीके से दीगर इश्यूज़ के ऊपर जो है वो हम चाइना के साथ खड़े हैं। और चाइना ने भी कहा है कि जी हम आपको एक पीसफुल सलूशन चाहते हैं कश्मीर के हवाले से यूनाइटेड नेशन के चार्टर के मुताबिक। लेकिन आप ये बताइए कि CPEC के हवाले से ये माजी में जितनी आवाज़ें उठती रही हैं, क्या ये हकीकत नहीं है कि चाइनीज़ लीडरशिप जो थी वो ज़रा उन्होंने एक डिसप्लेजर शो किया? और इस बार भी मुझे पता है कि वहाँ जब लीडरशिप गई है, बातचीत हुई है, तो अपना उन्होंने कंसर्न्स जो हैं चाइनीज़ ने सामने रखे हैं। और स्टूडेंट्स के मुतल्लिक अगर आप देख लें कि स्टूडेंट्स के मुतल्लिक भी चाइनीज़ ने कहा है कि इंशाल्लाह ताला हम कोई पॉजिटिव स्टेप्स लेंगे, लेकिन कोई वाज़े जो है वो बात। गुल साहब, अमीर अब्बास साहब की जाने बढ़ूंगा, मैं ज़रा उनकी भी राय ले लूँ। बिल्कुल ठीक सर, पॉइंट आ गया। अमीर अब्बास साहब, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे दौरे को? फिर अभी रूस की बात की, इतलात जर्मनी, यूरोप के दौरे की भी हैं, क्या ये सक्सेसफुल रहा, नहीं रहा? क्योंकि ट्विटर पर या सोशल मीडिया पर देखें तो बहुत सारी और तस्वीरें भी लोग पेश करते रहे, बहुत सारी बातें भी करते रहे, फिर बहुत सारी ऐसी ट्वीट्स जो गलत भी साबित हुई कि जी मुलाकात हो गई, कुछ आया नहीं अब तक सामने। कैसे देखते हैं आप इसे? अगर आप मुझे इजाजत दें तो जो ब्रिगेडियर साहब ने फरमाया ना कि ये एक नॉर्मल गवर्नेंस है, ये कोविड गवर्नेंस है, तो मैं आपकी इजाजत से ब्रिगेडियर साहब से यहाँ इख्तलाफ करते हुए थोड़ी सी फैक्ट्स को करेक्ट करना चाहूंगा। मेरे पास मैं एग्जैक्टली इख्तलाफ करना चाह रहा था, पर वजह ये थी कि वक्त महदूद है, तो मैंने कहा अब इस मामले पर बात कहीं ना रह जाए, लेकिन मैंने कहा ब्रिगेड साहब ने कह दिया तो हम मान लेते। वो आपका पॉइंट और मेरा पॉइंट विदाउट दिस गोज विदाउट सेइंग कि हम दोनों मेरे ख्याल से इत्तेफाक करते हैं कि ब्रिगेड साहब की बात से इख्तलाफ हो सकता है। सर दौरे पर राय दे दें प्लीज अमीर अब्बास साहब। देखिए, दौरा जो है मेरा ख्याल है वो $11 बिलियन के MOU साइन हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन MOUs अरसलान पीपल्स पार्टी के ज़माने में जरदारी साहब के दौर में बहुत MOU साइन हुए दुनिया के कई मुल्कों के साथ। फिर नवाज शरीफ साहब के भी जब बैरूनी दौरे होते थे तो MOUs बहुत साइन होते थे। तो MOUs के साइन होने की हद तक तो ये दौरा आप कह सकते हैं बहुत कामयाब है। लेकिन कोई वाज़े अभी तक ऐसा ऐलान नहीं हुआ कि हाँ ये XYZ ये इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आएगी। मुख्तलिफ सेक्टर्स का ज़रूर उसमें जिक्र है कि इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन वो MOUs की हद तक है। वो MOUs कब मटीरियलाइज होंगे हम अभी कुछ नहीं कह सकते। इस पे 6 माह लगे, साल लगे, 10 साल लगे, यू नेवर नो। जहां तक रूस का ताल्लुक है तो ये एक अच्छी पेशरफ्त है। मेरा ख्याल है शायद एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है पाकिस्तान और रशिया के ताल्लुकात के अंदर। अगरचे सदर पुतिन जो है उनके पाकिस्तान आमद का जिक्र जो है ये पीपल्स पार्टी के जमाने से होता चला आ रहा है। सरदार आसिफ अहमद अली साहब उनकी बड़ी ग्रिप है, पीपल्स पार्टी के वजीर खारजा भी रहे रूस के हवाले से। उस जमाने में वो कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से रूस का कोई दौरा पाकिस्तान की तरफ हो सके, नहीं हो सका। फिर नवाज शरीफ साहब के जो 5 साल थे PMLN के, उसमें भी आवाजें आई कि जी रूसी सदर आएंगे, नहीं आ सके। फिर इन 3.5 साल में भी था कि जो गैस पाइपलाइन बिछ रही है लाहौर तक, शायद उसका संगे बुनियाद या उसके इफ्तिताह के लिए जो सदर पुतिन है वो पाकिस्तान आएंगे, लेकिन वो नहीं आ सके। तो अगर हमारे तो यानी कि अमीर अब्बास साहब हम कह सकते हैं कि कुछ यकीनन पॉजिटिव चीज़ें रही हैं हम, और इसको ऑल टुगेदर कामयाब दौरा भी शायद नहीं कह सकते अनलेस कि हमें बहुत सारी चीज़ें वाजे ना हों। पॉइंट वेल टेकन सर। मैं तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। आज के प्रोग्राम से इतने ही। अरसलान खालिद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।